Hello everyone, hope you all are doing good. So we were discussing the marathon session on irrigation engineering and almost सारे टॉपिक्स हमारे हो ही गए हैं इरिगेशन के। लास्ट के कुछ एक दो लेक्चर्स बचे हुए हैं, इसके बाद इरिगेशन कंप्लीट हो जाएगा। आफ्टर दिस विल बी स्टार्टिंग विद, इसके बाद हम स्टार्ट कर लेंगे नया टॉपिक। सो आफ्टर दिस विल बी स्टार्टिंग विद द नेक्स्ट ऑफ द टॉपिक। चलो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले बेसिक अनाउंसमेंट्स हैं। प्रायर टू द स्टार्टिंग वे बेसिक अनाउंसमेंट्स। मेरी जितनी भी फ्री क्लासेस हैं, वॉट एवर माई फ्री क्लासेस आर अवेलेबल, उन सबको क्लब किया हुआ है। ऑल दीज फ्री क्लासेस आर बीइंग क्लब्ड। अगर आपको एक्सेस करना है मेरी फ्री क्लासेस को, यू कैन स्कैन दिस कोड, यू विल बी गेटिंग ऑल दी कंटेंट। जितना भी फ्री कंटेंट है वो सारा का सारा आपको मिल जाएगा इसके लिए। नेक्स्ट, अनअकैडमी एंड अनलॉक फिर से एक्टिव हो गया है। 20% ऑफ अवेलेबल है। 20% ऑफ इज अवेलेबल इन ऑल गेट एंड ईएससी सब्सक्रिप्शन। सारे गेट और ईएससी सब्सक्रिप्शन पे 20% ऑफ मिल जाएगा आपको। बट ध्यान रखना है, ये वैलिड है सिर्फ 22 से लेकर 26 ऑफ अगस्त के लिए। सो इट इज वैलिड ओनली फॉर 22 टू 26 ऑफ अगस्त। सो टेक प्रॉपर केयर इफ यू वांट टू अवेल दिस। अगर आप अवेल करना चाहते हो, यू कैन गो फॉर इट। देन डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम भी एक्टिवेट हो गया। इसमें आपको टेस्ट सीरीज और प्रिंटेड नोट्स मिल जाएंगे, इन विच यू विल बी गेटिंग टेस्ट सीरीज एंड प्रिंटेड नोट्स फॉर गेट एंड ईएससी, सो यू कैन अवेल इट ऑल्सो। इस पे भी 20% ऑफ है। दिस इज वैलिड फॉर 22 टू 26 ऑफ अगस्त। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है, जो अगला कॉम्बैट है आपका, योर नेक्स्ट कॉम्बैट इज ऑन 28 ऑफ अगस्त। इट इज अ स्कॉलरशिप टेस्ट सीरीज। इसमें जो भी स्कॉलरशिप मिलेगी उसको आप यूज कर सकते हैं सब्सक्रिप्शन अवेल करने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिस्कशन है हमारा, योर गेट इज ओनली 6 months अवे। सो इफ यू वांट टू प्रिपेयर फॉर गेट, यू कैन गो फॉर आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। बहुत ही मिनिमल प्राइस है इसकी प्लस के ऊपर। देन 1 सितंबर को नया बैच लॉन्च हो रहा है। द टॉपिक विच इज स्टार्टिंग इज फ्लूइड मैकेनिक्स बाय केपी सर। देन दिस इज फॉर गेट एंड ईएससी 2024। 25 अगस्त को भी एक बैच लॉन्च हुआ है हमारा, जिसमें टॉपिक स्टार्ट हुआ है हमारा स्ट्रक्चरल एनालिसिस। तो ये तो हमारे बेसिक अनाउंसमेंट्स थे। दीज आर आवर बेसिक अनाउंसमेंट्स। देन आइकॉनिक के लिए एक्सक्लूसिव टेस्ट सीरीज भी लॉन्च की हुई है। इसमें 5 टेस्ट हैं हर ब्रांच में, 140 क्वेश्चन मिल जाएंगे पर ब्रांच। देन यू कैन ऑल्सो गो फॉर नो कॉस्ट सीएमआई। आप नो कॉस्ट सीएमआई अवेल कर सकते हैं अपने सब्सक्रिप्शन कॉस्ट के ऊपर, तो एक बहुत ही अच्छा फीचर है जिसको आप यूज कर सकते हैं। तो लास्ट क्लास में हमने बात किया था डाइवर्जन हेडवर्क का। ये टॉपिक मैंने आपको पूरा करा दिया था। दिस टॉपिक आई हैव कंप्लीटेड। अब इसके आगे बढ़ेंगे। डाइवर्जन हेडवर्क के बाद हमने क्या कर लिया था? आफ्टर डाइवर्जन हेडवर्क वी हैव टॉक्ड अबाउट कैनाल हेड रेगुलेटर्स। कैनाल रेगुलेटर की बात भी करी थी हमने, तो ये रहा कैनाल हेड रेगुलेटर्स। तो कैनाल हेड रेगुलेटर की भी बात करी थी। कैनाल हेड रेगुलेटर में भी जो भी डिवाइसेस थे वो आपको बता दिए थे। देन इसके बाद हमने बात करा था, आफ्टर दिस वी हैव टॉक्ड अबाउट कैनाल रेगुलेशन वर्क्स। कैनाल रेगुलेशन वर्क्स में मैंने कैनाल फॉल आपको करा दिया था। तो जो वाटर एंटर करता है मेन कैनाल से फ्रॉम द रिवर, उसको आगे हमें डिवाइड करना पड़ता है। उसको आगे हमें डिवाइड करना पड़ता है अलग अलग ब्रांचेस में और डिस्ट्रीब्यूटरीज में इन अकॉर्डेंस विद द डिमांड। तो इसके लिए जो कंस्ट्रक्शन वर्क की जाती है उसे हम क्या बोलते हैं? इसे हम कैनाल रेगुलेशन वर्क बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें कैनाल फॉल हमने कर लिया था। अब हम बात करेंगे कैनाल हेड एंड क्रॉस रेगुलेशंस की। इन टुडेज क्लास विल बी टॉकिंग अबाउट कैनाल हेड एंड क्रॉस रेगुलेशंस। तो ये सारे फॉल तो हो गए थे हमारे। ये भी हो गया था। ये हमारा लास्ट पॉइंट ऑफ डिस्कशन था। चलो, सो विल स्टार्ट ऑफ द डिस्कशन। स्टार्ट करते हैं हमारे डिस्कशन को। कैनाल हेड एंड क्रॉस रेगुलेटर। अब कैनाल हेड रेगुलेटर, कैनाल क्रॉस रेगुलेटर का मतलब क्या होता है? व्हेन अ ब्रांच कैनाल टेक्स ऑफ फ्रॉम द मेन कैनाल। जब ब्रांच कैनाल टेक करता है कहाँ से, टेक ऑफ करता है कहाँ से? मेन कैनाल से, जिसको पेरेंट कैनाल भी बोलते हैं। जो ऑफ टेक कैनाल होता है मस्ट बी केयरफुली डिजाइंड। जो ऑफ टेक कैनाल है इसकी डिजाइनिंग बहुत ही केयरफुली होनी चाहिए और इसकी अलाइनमेंट इस तरीके से होनी चाहिए ताकि ये जीरो एंगल बनाए विद द पेरेंट कैनाल। इट मेक्स अ जीरो एंगल विद द पेरेंट कैनाल एंड दैट सेपरेट आउट इन ट्रांजिशन। तो इनिशियली दोनों कैनाल के अंदर एक पेरेंट कैनाल है और एक टेक ऑफ कैनाल है, यानी जो ब्रांच कैनाल इसमें से निकल रही है। इनिशियली इन दोनों के बीच का एंगल होना चाहिए जीरो, और ये इतनी केयरफुली डिजाइन होना चाहिए कि ये सेपरेट कर जाए ट्रांजिशन के अंदर। अब जो ट्रांजिशन है वो भी आपको प्रॉपर्ली डिजाइन करना पड़ेगा इस तरीके से कि उसमें सिल्टिंग नहीं हो, इस तरीके से उसमें कोई सिल्टिंग नहीं हो। और ऑल्टरनेटली भी आपको दोनों चैनल्स में क्या करना पड़ेगा?
प्रॉपर एंगल देना पड़ेगा। तो सिल्टिंग को अवॉइड करने के लिए हम प्रॉपर एंगल दे देते हैं, वो सेकंड पॉइंट लिखा हुआ है। तो द ट्रांजिशन विल हैव टू बी प्रॉपर्ली डिजाइंड सो एज टू अवॉइड सिल्टिंग एंड एज एन अल्टरनेटिव बोथ द चैनल शुड मेक एन एंगल विद द पेरेंट कैनाल। तो इस बात को समझने के लिए जो लिखा है मैंने कैनाल हेड और क्रॉस रेगुलेटर, इसके लिए डायग्राम देखते हैं। तो ये हमारी पेरेंट कैनाल है, दिस इज अवर पेरेंट कैनाल, और ये हमारी टेक ऑफ कैनाल है या ब्रांच कैनाल है, जिसको मैं ग्रीन कलर से शेड कर रहा हूँ, विच आई एम शेडिंग विद द ग्रीन कलर। अब जरा चेक करो इनिशियल एंगल कितना है दोनों के बीच में। इनिशियल एंगल है 0 दोनों के बीच में, इनिशियल एंगल दोनों के बीच में 0 है। तो ये हमारा हेड रेगुलेटर है, दिस इज अवर हेड रेगुलेटर, और ये हमारा क्रॉस रेगुलेटर है। तो जो पेरेंट कैनाल में रेगुलेटर लगा होता है उसको हम बोलते हैं हेड रेगुलेटर, दिस इज अवर हेड रेगुलेटर। और जो ऑफटेक कैनाल या ब्रांच कैनाल में रेगुलेटर लगा हुआ होता है उसे हम क्या बोलते हैं, जो ऑफटेक कैनाल में रेगुलेटर लगा होता है उसे हम क्या बोलते हैं, हेड रेगुलेटर बोलते हैं, दैट इज टेक्निकली टर्म्ड एज हेड रेगुलेटर। ऑफटेक कैनाल के अंदर जो रेगुलेटर बनी यानी जो वियर बनी हुई होती है, इसका पर्पस क्या होता है, इसका पर्पस होता है टू रेगुलेट द डिस्चार्ज एंड एंट्री ऑफ द सिल्ट इनटू द कैनाल। तो ब्रांच कैनाल में या ऑफटेक कैनाल में डिस्चार्ज को कंट्रोल करने के लिए और सिल्ट को कंट्रोल करने के लिए हम मदद लेते हैं हेड रेगुलेटर की। फिर पेरेंट कैनाल के अंदर जो रेगुलेटर है उसका नाम क्या रखा था, क्रॉस रेगुलेटर। इसका पर्पस क्या होता है, इसका पर्पस होता है टू मेंटेन द सफिशिएंट और डिजाइन डिस्चार्ज इन द ब्रांच कैनाल। ब्रांच कैनाल में डिजाइन डिस्चार्ज बना रहे, ब्रांच कैनाल में डिजाइन डिस्चार्ज बना रहे, इसके लिए हम पेरेंट कैनाल में क्या लगाते हैं, क्रॉस रेगुलेटर लगाते हैं। हेंस वी गो फॉर क्रॉस रेगुलेटर इन दी पेरेंट कैनाल। तो ये तो हमारा क्या हो गया, हेड रेगुलेटर हो गया और क्रॉस रेगुलेटर हो गया। इट इज हेड रेगुलेटर एंड क्रॉस रेगुलेटर। क्लियर है पूरी कहानी? क्लियर है? चले आगे, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट ऑफ दी कंपोनेंट विच इज अवेलेबल और विच इज रिक्वायर्ड। तो अगला कंपोनेंट जो हमें चाहिए होता है किसके लिए, कैनाल रेगुलेशन वर्क के लिए, इसको हम बोलते हैं कैनाल एस्केप। So next of the component which is required is technically termed as canal escape. अब canal escape क्या होता है? Canal escape is defined as what? Canal escape is defined as a side channel which is constructed to remove the surplus water from the irrigation channel. तो कैनाल एस्केप एक साइड चैनल होता है जो हम बनाते हैं मेन चैनल के अंदर ही, ताकि इसमें से सरप्लस वाटर को हम क्या कर सकें, ड्रेन आउट करा सकें। कब, जब लेट सपोज फ्लड आ गया, या जब एक्सेस बारिश आ गई, या आगे किसी कल्टीवेटर ने पानी यूज करना बंद कर दिया। तो लेट सपोज ये हमारा मेन कैनाल है, इसमें से ब्रांच कैनाल निकली, दिस इज अवर ब्रांच कैनाल, ये हमने कैनाल एस्केप बनाया हुआ है। अब कैनाल एस्केप क्या है, ये वो कंस्ट्रक्शन वर्क है जो एक्सेस वाटर को ड्रेन आउट कर देगी किसके अंदर, नियर बाय नेचुरल ड्रेन। तो एनडी का मतलब क्या है, यहाँ पे नेचुरल ड्रेन है। तो अगर कभी बारिश आ जाए, फ्लड आ जाए, या कैनाल में पानी ज़्यादा बच जाए क्योंकि यूज़ नहीं हो रहा कैनाल के अंदर पानी, तो इस एक्सेस वाटर को ड्रेन ऑफ करने के लिए, इस एक्सेस वाटर को ड्रेन ऑफ करने के लिए हम किसकी मदद लेते हैं, इस एक्सेस वाटर को ड्रेन ऑफ करने के लिए हम मदद लेते हैं कैनाल एस्केप की। वी टेक द हेल्प ऑफ द कैनाल एस्केप। तो ये बेसिक जानकारी दी आपको कैनाल एस्केप के। खूब तरह के होते हैं, भी आगे बताऊंगा। सो इट इज अ साइड चैनल विच इज कंस्ट्रक्टेड टू रिमूव सरप्लस वाटर फ्रॉम द इरिगेशन चैनल। इरिगेशन चैनल कुछ भी हो सकता है, मेन हो सकता है, ब्रांच हो सकता है, डिस्ट्रीब्यूट होता है, इनटू अ नियर बाय नेचुरल ड्रेन। तो नेचुरल ड्रेन में एस्केप कराने के लिए हम यूज कर लेते हैं इसको, नेचुरल चैनल में ड्रेन कराने के लिए हम इसको यूज कर लेते हैं। नाउ वाटर इन द इरिगेशन चैनल में बिकम सरप्लस ड्यू टू व्हाट, इरिगेशन चैनल में हमारा पानी सरप्लस होता है किसकी वजह से, इसके बहुत सारे रीजन है, जैसे ड्यू टू सम मिस्टेक और डिफिकल्टी इन रेगुलेशन एट दी हेड, कुछ गलती हो गई हेड पे। तो अगर कुछ डिफिकल्टी आ गई या मिस्टेक हो गई हेड रेगुलेटर पे, तो ज़्यादा पानी आ जाएगा कैनाल के अंदर। या कभी ज़्यादा बारिश हो जाए ड्यू टू एक्सेसिव रेनफॉल, या ड्यू टू सडन क्लोजर ऑफ द आउटलेट बाय द कल्टीवेटर, कल्टीवेटर ने क्या किया, आउटलेट को ही बंद कर दिया, तो पानी कैनाल में रह जाएगा। और ड्यू टू सडन ब्रीच एट दी डाउनस्ट्रीम साइड, अगर डाउनस्ट्रीम साइड में कुछ ब्रीच हो जाए तो उस केस के अंदर भी क्या होगा, एक्सेस पानी हमारे कैनाल के अंदर रह जाएगा।
तो उस सिचुएशन में इस एक्सेस वाटर को ड्रेन ऑफ करने के लिए हम किसकी मदद लेते हैं? कैनाल एस्केप की मदद लेते हैं। अब कैनाल एस्केप भी कितने तरह के होते हैं? कैनाल एस्केप भी दो तरह के होते हैं। पहला कैनाल एस्केप इज वेयर टाइप। अब इमेजिन करना, ये कैनाल का क्रॉस सेक्शन है, ये वो डायरेक्शन है जिसमें कैनाल के अंदर पानी फ्लो कर रहा है। तो ये कैनाल में पानी फ्लो कर रहा है बोर्ड के अंदर, और ये हमारी कैनाल एस्केप बनी हुई है। दिस इज हमारा कैनाल एस्केप, जिसका काम क्या है? एक्सेस वाटर को ड्रेन ऑफ कर देना। किसके अंदर? ये देखो नेचुरल ड्रेन है, ये एक्सेस वाटर को ड्रेन कर देगी नेचुरल ड्रेन के अंदर। तो कैनाल और नेचुरल ड्रेन की अलाइनमेंट सेम चल रही है, दोनों पैरेलल चल रहे हैं। तो पहले तरह का कैनाल एस्केप क्या है? पहले तरह का कैनाल एस्केप है हमारा वेयर टाइप। So in this type, the crest of the weir wall is kept at the RL equal to full supply level. जो हमारा crest है weir का, इसको हम कैनाल के full supply level के बराबर रखते हैं। तो अगर पानी full supply level से ज़्यादा हुआ तो पानी क्या कर जाएगा? तो अगर पानी full supply level से ज़्यादा हो गया तो पानी क्या कर जाएगा? Escape कर जाएगा। तो water level rise कर जाएगा and will get escaped, और drain कर जाएगी कहाँ पर? Natural drain के अंदर। तो ये पहले तरीके का कैनाल escape हो गया, which is weir type। तो ये पहला ऑप्शन अवेलेबल है हमारे पास, दिस इज द फर्स्ट ऑप्शन अवेलेबल। नोट कर लिया सबने? नोट कर लिया? चलो, द नेक्स्ट ऑफ द ऑप्शन अवेलेबल इज रेक्टेंगुलर टाइप और स्लूइस टाइप कैनाल। रेक्टेंगुलर टाइप और स्लूइस टाइप कैनाल एस्केप। अब ये क्या होता है? इन दिस टाइप द सिल ऑफ द एस्केप इज केप्ट एट द कैनाल बेड लेवल। यहाँ पर जो एस्केप की सिल होती है, यानी जो टॉप मोस्ट, जो बॉटम मोस्ट पॉइंट होता है, वो कैनाल के बेड पे लगाया जाता है। देखो, तो जो सिल है हमारे एस्केप की, वो कैनाल के बेड लेवल पे रखाया हुआ है, और पानी को रोक के रखा हुआ है किसकी मदद से? गेट की मदद से या शटर की मदद से। So in this type, the sill of the escape is kept at the canal bed level and the flow is controlled by the gate. This type of escape is preferred as it gives better control. ये ज़्यादा कंट्रोल देता है। तो जितना पानी ड्रेन ऑफ कराना होगा, वो पीछे कोई कंट्रोल नहीं था पानी के फ्लो के ऊपर, आप रेगुलेट नहीं कर सकते। यहाँ पर क्या है? यहाँ बेटर कंट्रोल है। गेट को खोलोगे पानी फ्लो कर जाएगा, गेट को बंद करोगे पानी रुक जाएगा। इसको आप यूज भी कर सकते हो फॉर कंप्लीटली एम्प्टिंग द कैनाल। वहां पर कैनाल पूरा खाली नहीं होगा, वहां पर तो बस जो एक्सेस वाटर होगा वही ड्रेन ऑफ होगा। यहाँ पर क्या होगा? सारा कैनाल भी खाली कर सकते हो। क्लियर है? नेक्स्ट, इफ दिस एस्केप इज डिजाइंड फॉर स्काउरिंग ऑफ द एक्सेस बेड सिल्ट, इट इज टर्म्ड एज स्काउरिंग एस्केप। कई बार तो जो बेड की सिल्ट है उसको भी बाहर निकालने के लिए हम इसको यूज कर सकते हैं। इसका एक फायदा और है, इसके ऊपर हम क्या बना सकते हैं? रोड भी बना सकते हैं इंस्पेक्शन के लिए। तो ओवर दिस द रोड कैन ऑल्सो बी कंस्ट्रक्टेड फॉर इंस्पेक्शन ऑफ द कैनाल। तो ये एडवांटेज निकल के आती है। ये डायग्राम क्या है? कैनाल का क्रॉस सेक्शन है, ये रही हमारी कैनाल। ये डायग्राम कैनाल का क्रॉस सेक्शन है, ये डायग्राम क्या है? हमारा प्लान है, दिस अवर प्लान। तो ये कैनाल में पानी फ्लो कर रहा है, ये हमने क्या बना रखा है? ये हमने कैनाल एस्केप बना रखा है। दिस इज द कैनाल एस्केप व्हिच इज बीइंग शोन टू यू। इसी की क्रॉस सेक्शन आपको दिखा रखी है, ये क्रॉस सेक्शन काटी और एक क्रॉस सेक्शन आपको दिखा रखी है। पानी कहाँ लेके चला जाएगा? ये नियर बाय ड्रेन में चले जाएगा। तो ये नियर बाय ड्रेन है, नियर बाय ड्रेन में पानी ले जाता है ये। तो ये हमारी नेचुरल ड्रेन है। सो दिस इज अवर नेचुरल ड्रेन। तो ये दूसरे तरह का कैनाल एस्केप हो गया। तो कैनाल रेगुलेशन वर्क में ये भी एक कंपोनेंट अलग ही होती है। दिस इज वन ऑफ द कंपोनेंट व्हिच इज इन्वॉल्वड इन कैनाल रेगुलेशन वर्क। क्लियर है?
नोट करो फटाफट चले। चले चलो। नेक्स्ट ऑफ द कैनाल रेगुलेशन वर्क इज मीटरिंग फ्यूम्स। अब मीटरिंग फ्यूम्स क्या होती है? Metering flumes are the structures which are constructed in the canal for measuring its discharge accurately. कैनाल के अंदर डिस्चार्ज को एक्यूरेटली मेजर करने के लिए हम हेल्प लेते हैं मीटरिंग फ्लूम्स की। अब ये होता क्या है? इट इज एन आर्टिफिशियली फ्लूम्ड सेक्शन ऑफ द चैनल। इट इज एन आर्टिफिशियली फ्लूम्ड सेक्शन ऑफ द चैनल विच कैन बी यूटिलाइज्ड फॉर कैलकुलेशन ऑफ डिस्चार्ज, जिसको आप यूज कर सकते हो कैलकुलेशन ऑफ डिस्चार्ज के लिए। फ्लूमिंग मतलब साइज रिड्यूस करना। अभी दो तरह के होते हैं, दीज आर ऑफ फॉलोइंग टाइप्स। अब दो कौन कौन से तरह के होते हैं? एक है हमारा वेंचुरी फ्लूम, जो नॉन मॉड्यूलर टाइप होता है, जो ड्राउंड फ्लूम होती है। दूसरा है स्टैंडिंग वेव फ्लूम, जो मॉड्यूलर टाइप होता है, जिसको हम फ्री फ्लो फ्लूम भी बोलते हैं। अब दोनों दिखते कैसे हैं वो देख लो, डायग्राम से क्लैरिटी मिल जाती है। तो ये हमारी वेंचुरी फ्लूम है। तो ये हमारा डायग्राम कैसा है? ये हमारा डायग्राम है लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन, और नीचे वाला डायग्राम है प्लान। इनफैक्ट लिखा भी हुआ है। तो ऊपर से देखोगे, देखो साइज कितनी है चैनल की, B1। आपने इसको रिड्यूस करके कितना करा दिया, B2। तो इट इज बीइंग रिड्यूस टू B2। तो यहाँ पर साइज कितनी है हमारी पानी की डेप्थ की? पानी का डेप्थ है Y1, यहाँ पे पानी का डेप्थ कितना हो गया, YC हो गया। तो उसका पर्पस क्या होता है? इसका पर्पस होता है डिस्चार्ज को मेजर करना। आप डिस्चार्ज कैसे मेजर करते हैं, इसके में एसएम की थ्योरी लगती है पूरी, बता भी सकता हूँ, डिराइव भी कर सकता हूँ उसको, पर कोई सेंस नहीं बनता। तो डिस्चार्ज की वैल्यू कितनी है? कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज A1 A2, फ्लूम होने से पहले का एरिया, फ्लूम होने के बाद का एरिया, स्क्वायर रूट ऑफ 2GH, कितने हेड के अंदर पानी फ्लो किया, स्क्वायर रूट ऑफ A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर। तो पहला तरीका तो ये है। तो फर्स्ट टाइप ऑफ मीटरिंग फ्लूम इज दिस। द सेकंड ऑफ द ऑप्शन अवेलेबल फॉर मीटरिंग फ्लूम इज स्टैंडिंग वेव फ्लूम। द सेकंड ऑफ द ऑप्शन अवेलेबल इज स्टैंडिंग वेव फ्लूम। फिर से नीचे वाला डायग्राम प्लान है, ऊपर वाला क्या है, longitudinal section है। Here discharge is equal to 1.7 times of coefficient of discharge into B2 into h की पावर 3/2। B2 क्या हमारी width flumed section की, B2 is the width of flumed section। तो ये भी क्या होता है, कैनाल रेगुलेशन वर्क का पार्ट होता है। दिस इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ कैनाल रेगुलेशन वर्क। क्लियर है? नोट कीजिए फटाफट। नोट कीजिए फटाफट चले। चले चलो। नेक्स्ट एंड दी वेरी इंपॉर्टेंट कैनाल रेगुलेशन वर्क इज कैनाल आउटलेट और मॉड्यूल्स। इनके ऊपर आपको एक सवाल जरूर मिलेगा।
यू कैन एक्सपेक्ट अ प्रॉब्लम ऑन दिस। बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। तो क्या बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है उसको समझते हैं हम। पहला कि कैनाल आउटलेट होता क्या है या मॉड्यूल्स होते क्या है। A canal outlet or a module is a small structure which is built at the head of the water course, जिसको water course के head पे बनाया जाता है, so as to connect it with the minor or distributary channel। तो कैनाल आउटलेट एक छोटा सा स्ट्रक्चर होता है जिसको हम बनाते हैं वाटर कोर्स के हेड पे। वाटर कोर्स वो चैनल है जो पानी लेके जाता है फील्ड के अंदर। तो कैनाल आउटलेट या मॉड्यूल एक स्मॉल स्ट्रक्चर होता है जो हम वाटर कोर्स के हेड पे बनाते हैं ताकि ये वाटर कोर्स को कनेक्ट कर दे किसके साथ, माइनर या डिस्ट्रीब्यूटरी चैनल के साथ। डायग्राम होगा कहीं पे? नहीं है डायग्राम, मैं बना के दिखा देता हूँ आपको डायग्राम। तो लेट अस सपोज ये हमारा मेन कैनाल है, या ये डिस्ट्रीब्यूटरी है या माइनर बोल सकते हो आप। So this is our distributary channel. So this is our distributary. This is our distributary channel. ये हमारा वाटर कोर्स है। This is our water course. ये जो हमने कंस्ट्रक्शन करी है, this is termed as outlet. ये हमारा आउटलेट है और ये हमारा वाटर कोर्स है। This is our water course. और वाटर कोर्स पानी कहाँ लेके जाता है? फील्ड में लेके जाता है। वाटर कोर्स कैरीज द वाटर इनटू द फील्ड। तो यहाँ से पानी हमारी फील्ड में जाता है। फ्रॉम हियर द वाटर एंटर्स इनटू द फील्ड एंड इज फर्दर यूज फॉर द इरिगेशन। तो कहने का मतलब है वाटर कोर्स को डिस्ट्रीब्यूटरी या माइनर के साथ जोड़ने के लिए जो कंस्ट्रक्शन की जाती है उसको हम आउटलेट बोल देते हैं। अब ये जो कंस्ट्रक्शन होती है इसकी और जो मेंटेनेंस होती है, द कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ द इंटायर नेटवर्क ऑफ द कैनाल अप टू दिस मॉड्यूल इज अंडर द स्टेट गवर्नमेंट। इसका मतलब कैनाल हेड वर्क बनाना, मेन कैनाल बनाना, कैनाल रेगुलेशन वर्क, फिर ब्रांच कैनाल, फिर माइनर कैनाल, फिर हमारी डिस्ट्रीब्यूटरी चैनल, फिर ये मॉड्यूल। तो मॉड्यूल तक सारी कंस्ट्रक्शन कौन करता है? हमारा स्टेट गवर्नमेंट ही करता है। पर इसके बाद वाटर कोर्स बनाना, वाटर कोर्स में पानी लेके जाना, वाटर कोर्स की मेंटेनेंस करना, ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी कल्टीवेटर की होती है। तो इसका मतलब आउटलेट या मॉड्यूल वो पॉइंट है जहाँ तक हमारे सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है पानी को सप्लाई करना। अब जो मॉड्यूल है उसमें कौन कौन सी प्रॉपर्टी होनी चाहिए? अ गुड मॉड्यूल शुड ड्रॉ इट्स फेयर शेयर ऑफ सिल्ट। कहने का मतलब है मॉड्यूल ऐसा होना चाहिए कि सारे कल्टीवेटर को इक्वल अमाउंट में सिल्ट दे, यानी जितना उनका एरिया उसके हिसाब से सिल्ट दे। नेक्स्ट, इट शुड बी सच सो एज टू अवॉइड द इंटरफेरेंस बाय द कल्टीवेटर। ये मॉड्यूल ऐसा होना चाहिए जिसमें कल्टीवेटर इंटरफेयर नहीं कर पाए। इसकी कॉस्ट बहुत कम होनी चाहिए क्योंकि ये बहुत सारे लगते हैं। इट शुड वर्क एफिशिएंटली विद लो हेड। लो हेड पे भी आराम से काम कर जाए। इट शुड बी सिंपल एंड ईजी टू मेंटेन। बहुत ही सिंपल होनी चाहिए इसकी वर्किंग और ईजी टू मेंटेन होना चाहिए। इट शुड फिट वेल टू डिसाइड द प्रिंसिपल ऑफ द वाटर डिस्ट्रीब्यूशन। जो भी हमारा प्रिंसिपल है वाटर डिस्ट्रीब्यूशन का उस एरिया के अंदर, जैसे जिसकी फील्ड ज़्यादा बड़ी उसको ज़्यादा पानी सप्लाई करेंगे, जिसकी फील्ड छोटी उसको कम पानी सप्लाई करेंगे। तो इस प्रिंसिपल को ये फॉलो करना चाहिए। तो ये प्रॉपर्टी होती है किसकी? कैनाल आउटलेट की या मॉड्यूल की। जैसे द प्रॉपर्टी ऑफ द कैनाल आउटलेट और मॉड्यूल। तो ये बेसिक प्रॉपर्टी निकल के आई। अब जो मॉड्यूल है हमारे तीन तरह के होते हैं। जो मॉड्यूल है हमारे तीन तरह के होते हैं। नॉन मॉड्यूलर आउटलेट, फिर एक सेमी मॉड्यूलर आउटलेट और एक होता है हमारा रिजिड मॉड्यूलर आउटलेट। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ आउटलेट, नॉन मॉड्यूलर, सेमी मॉड्यूलर और रिजिड मॉड्यूलर। फर्क क्या होता है इसके अंदर? नॉन मॉड्यूलर आउटलेट, दीज आर दोज through which discharge depends upon difference of the head between the distributary and the water course। कहने का मतलब है ये वो आउटलेट हैं जिसके अंदर डिस्चार्ज यानी जिसमें से कितना पानी पास कर रहा है ये डिपेंड कर जाता है किसके ऊपर? ये डिपेंड कर जाता है डिफरेंस ऑफ द हेड बिटवीन द डिस्ट्रीब्यूटरी एंड द वाटर कोर्स। इसका मतलब यहाँ पर डिस्चार्ज डिपेंडेंट होगा किसके ऊपर? हमारे डिस्ट्रीब्यूटरी में जो पानी का लेवल है उसके ऊपर भी और हमारे वाटर कोर्स में जो पानी का लेवल है उसके ऊपर भी। इन दोनों बातों पे डिपेंड कर जाता है। इस बात को समझने के लिए एग्जांपल लेता हूँ। ये हमारा वाटर कोर्स है, ये हमारा डिस्ट्रीब्यूटरी है, दिस इज अवर डिस्ट्रीब्यूटरी, और ये हमारा वाटर कोर्स है। तो इन दोनों में जो पानी का डिफरेंस है, इन दोनों में जो पानी का डिफरेंस है, दिस एंड दिस, लेट अस सपोज एच, इसके ऊपर डिस्चार्ज डिपेंडेंट होती है। तो इसमें दिक्कत है। इसमें दिक्कत है क्यों? क्योंकि इसमें जो कल्टीवेटर है वो इंटरफेयर कर सकता है। तो इसका मतलब ये हुआ द डिस्चार्ज थ्रू सच अ मॉड्यूल देयरफॉर वाइडली वेरीज विद आइदर द चेंज इन द वाटर लेवल ऑफ द डिस्ट्रीब्यूटरी। तो ये हमारा कैनाल का बेड है, तो कैनाल का बेड है। तो अगर आपने कैनाल में पानी का लेवल चेंज किया तब भी हेड चेंज हो जाएगी। और ये हमारा वाटर कोर्स है,
वाटर कोर्स में पानी का लेवल चेंज हुआ तब भी ये हेड वेरी हो जाएगी। तो उसमें कल्टीवेटर क्या करता है, कल्टीवेटर अपने वाटर कोर्स में से ज़्यादा पानी बाहर निकाल लेता है। ज़्यादा पानी बाहर निकाल दिया, ये हेड बाहर निकल बड़ा हो गया। हेड बड़ा हो गया तो ज़्यादा पानी आता है इसके पास। इसका मतलब जो आउटलेट की बेसिक प्रॉपर्टी है वही फुलफिल नहीं होती। आउटलेट की प्रॉपर्टी क्या बताई थी आपको, आउटलेट की प्रॉपर्टी थी हमारी कि इट शुड नॉट बी इंटरफेयर्ड बाय द कल्टीवेटर। कल्टीवेटर का इसमें कोई इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए, कल्टीवेटर का इसमें कोई इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए हमारे। पर इसमें कल्टीवेटर क्या कर देता है, इंटरफेयर कर देता है। दो तरह के होते हैं, एक ओपन स्लूइस होता है और एक ग्राउंड पाइप आउटलेट होता है। तो जो नॉन मॉड्यूलर आउटलेट है इसको प्रेफर नहीं किया जाता, पहले के टाइम पे यूज करते थे, आज के टाइम पे यूज नहीं करते। इट इज नॉट यूज इन टूडेज टाइम। क्लियर है? नोट करो, फटाफट आगे चले। तो ये बेसिक प्रॉपर्टी थी हमारे नॉन मॉड्यूलर आउटलेट की। बाकी आगे वाले तो समझ ही गए होंगे आप। चले नेक्स्ट। नेक्स्ट है हमारा सेमी मॉड्यूलर आउटलेट। अब क्या होता है सेमी मॉड्यूलर आउटलेट, these are those outlet through which the discharge is independent of the water level in the water course। यानी कल्टीवेटर से तो अपने इंटरफेरेंस को हटा दिया। ये वो मॉड्यूल होता है जिसमें डिस्चार्ज वाटर कोर्स के अंदर जो पानी का लेवल है उस पर डिपेंडेंट नहीं होता, पर ये डिपेंड करता है इन द लेवल ऑफ द वाटर इन द डिस्ट्रीब्यूटरी। ये डिपेंड करता है ऑन द लेवल ऑफ द वाटर इन द डिस्ट्रीब्यूटरी एज लॉन्ग एज मिनिमम वर्किंग हेड इज अवेलेबल। जब तक मिनिमम वर्किंग हेड हमारे पास अवेलेबल है तो उसको मैं सेमी मॉड्यूल बोल दिया। तो फिर रिजिड मॉड्यूल क्या होता है या मॉड्यूलर आउटलेट क्या होता है? रिजिड मॉड्यूल या मॉड्यूलर आउटलेट वो होता है जिसमें डिस्चार्ज कांस्टेंट रहे। इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ, it is independent of the water level both in distributary and in water course। क्लियर है? रिपीट करना है इस पे तो कुछ भी। अच्छा, सबके एग्जांपल लिखे हुए हैं। सेमी मॉड्यूल का एग्जांपल पाइप आउटलेट, वेंचुरी फ्लूम, ओपन फ्लूम, ओरिफेस सेमी मॉड्यूल। गिब्स मॉड्यूल इज द एग्जांपल ऑफ रिजिड मॉड्यूल। अब अगर आपको ये देखने हैं, इन सारे मॉड्यूल्स को मैं आपको दिखा भी देता हूँ। देखो, तो नॉन मॉड्यूलर आउटलेट, नॉन मॉड्यूलर आउटलेट क्या होता है? नॉन मॉड्यूलर आउटलेट, नॉन मॉड्यूलर आउटलेट क्या होता है? जिसमें डिस्चार्ज डिपेंडेंट है ओवर द हेड इन द डिस्ट्रीब्यूटरी आल्सो एंड हेड इन द वाटर कोर्स आल्सो। So this is our non-modular outlet, open sluice type। Next, submerged pipe outlet, ये रहा submerged pipe outlet। फिर आता है हमारे पास सेमी मॉड्यूल विच इज पाइप फ्री आउटलेट, ये रहा सेमी मॉड्यूल। देखो यहाँ पर ये डिस्चार्ज डिपेंडेंट नहीं है किसके ऊपर, हाइट ऑफ द वाटर इन द वाटर कोर्स, इसके इंडिपेंडेंट कर दिया हमने, सो इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ दिस। देन वेंचुरी फ्लूम, ये हमारी वेंचुरी फ्लूम है, दिस इज हाउ द वाटर फ्लोज इन इट, तो ये हमारी वेंचुरी फ्लूम है। नेक्स्ट
ओपन फ्लूम आउटलेट, एडजस्टेबल ऑरिफिस मॉड्यूल, ये तो पीछे लिखवा दिया था। अब रिजिड मॉड्यूल की बात करें, रिजिड मॉड्यूल हमारे पीछे थे, गिब्स मॉड्यूल, खन्नाद रिजिड मॉड्यूल और फूट मॉड्यूल, ये सारे हमारे रिजिड मॉड्यूल होते हैं। ऑल दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ रिजिड मॉड्यूल। अब ये तो एग्जांपल थे, एग्जांपल के साथ कुछ डायग्राम भी दिखा दिया आपको मैंने। फ्यू एग्जांपल्स वर आल्सो बीइंग डिस्कस अलोंग विद द डायग्राम। अब मेन सवाल किसके ऊपर आता है वो देखते हैं। तो मेन सवाल जिस पॉइंट के ऊपर आता है उसकी बात करते हैं, ये रहा। तो मेन प्रॉब्लम जो बनते हैं वो इस टॉपिक के ऊपर बनते हैं। ध्यान से सुना इस टॉपिक को, क्या बोल रहा है टॉपिक। द बिहेवियर एंड फंक्शनिंग ऑफ द मॉड्यूल कैन बी जज्ड बाय द फॉलोइंग पैरामीटर। जो मॉड्यूल का बिहेवियर है या जो मॉड्यूल की फंक्शनिंग है वो आप जज कर सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग पैरामीटर। कौन कौन से पैरामीटर है। पहला पैरामीटर जिसको हम बोलते हैं फ्लेक्सिबिलिटी। फर्स्ट ऑफ द पैरामीटर इज टर्म्ड एज फ्लेक्सिबिलिटी। अब फ्लेक्सिबिलिटी क्या होती है। It is defined as the ratio of rate of change of discharge of the outlet to the rate of change of discharge of the distributary channel. So flexibility is defined as rate of change of discharge of the outlet to the rate of change of discharge in the distributary channel. कितना डिस्चार्ज चेंज हो रहा है आउटलेट से और कितना डिस्चार्ज फ्लो कर रहा है डिस्ट्रीब्यूटरी चैनल के अंदर। तो क्यू क्या है, डिस्चार्ज पासिंग थ्रू द आउटलेट, और कैपिटल क्यू क्या है, डिस्चार्ज पासिंग थ्रू द डिस्ट्रीब्यूटरी चैनल। अब डिस्ट्रीब्यूटरी चैनल की जो डिस्चार्ज होती है इट इज इक्वल टू सम कांस्टेंट के इनटू y रेज़ टू द पावर n, वेयर y इज व्हाट, डेप्थ ऑफ द वाटर इन द डिस्ट्रीब्यूटरी। आउटलेट से कितनी डिस्चार्ज पास कर रही है, सम कांस्टेंट सी h की पावर m, वेयर h इज व्हाट, हेड एक्टिंग ऑन द आउटलेट। कितने हेड के अंदर पानी फ्लो कर रहा है, द हेड अंडर विच वाटर इज फ्लोइंग। तो हम निकाल सकते हैं डी क्यू बाई क्यू और डी कैपिटल क्यू बाई क्यू। दोनों को कैलकुलेट किया हमने, दोनों को कैलकुलेट किया, क्या आया देखो, डी क्यू बाई क्यू विल बी इक्वल टू सी एम एच की पावर m माइनस वन, यही निकल के आएगी। तो अगर मैं इसको कैलकुलेट करूँ, इफ आई डिफरेंशिएट, अगर इसको डिफरेंशिएट किया जाए और कैलकुलेट किया जाए, इफ आई डिफरेंशिएट दिस एंड कैलकुलेट दिस, इट कम्स आउट टू बी हाउ मच, इनटू डी एच। उसी तरीके से अगर मैं निकालूं डी कैपिटल क्यू बाई क्यू, दिस विल बी इक्वल टू व्हाट, के एन, सो के एन वाई की पावर n माइनस वन इंटू डी वाई। वैल्यू पुट करी यहाँ पे, सब्स्टिट्यूट दी वैल्यू, फ्लेक्सिबिलिटी के एक्सप्रेशन के अंदर वैल्यू पुट करी, फ्लेक्सिबिलिटी के एक्सप्रेशन के अंदर वैल्यू पुट करी, डी छोटा क्यू बाई क्यू, सी एम एच एम माइनस वन इंटू डी एच। नेक्स्ट के एन वाई रेज टू द पावर n माइनस वन इंटू डी वाई। ठीक है, निकाल लिया। अब अगर इसको सॉल्व करें, देखो चेंज इन जो वाटर लेवल है डिस्ट्रीब्यूटर के अंदर वही चेंज इन हेड के बराबर होगा, तो ये दोनों तो कैंसिल आउट हो गए, दिस विल गेट कैंसल्ड आउट। फिर क्या बचा, देन व्हाट इज बीइंग लेफ्ट। अब अगर ये कैंसिल आउट हो गया, इफ दिस इज बीइंग कैंसिल आउट, तो और सॉल्व कर सकते हैं, और अगर सॉल्व किया जाए क्या निकल के आ रहा है, what else can be computed। सो डी क्यू बाई क्यू में नीचे ये भी तो आएगा, सी एच की पावर m और के वाई की पावर n, तो सी सी तो कैंसिल आउट हो गया, तो सी सी कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा, m बाय एच इंटू डी एच, और यहाँ पर क्या बचा, n बाय वाई इंटू डी वाई। तो अगर इसको और सिंप्लीफाई करके लिखूँ यहीं पे, इफ आई फर्दर सिंप्लीफाई एंड राइट फ्लेक्सिबिलिटी, अगर इसको फर्दर सिंप्लीफाई करके लिखें तो रिलेशनशिप क्या आ रही है, m बाय एच इंटू डी एच, n बाय वाई इंटू, तो n के साथ ये डी वाई इंटू डी वाई, ये हमारा डी वाई आया, डी वाई डी एच के बराबर है, कैंसल आउट हुआ, सो कैंसल आउट हुआ। तो फ्लेक्सिबिलिटी कितनी आ गई, फ्लेक्सिबिलिटी आ गई m बाय एन इंटू वाई बाय एच। ये देखो ये एक्सप्रेशन निकाल कर डिराइव करके दे दिया, ये एक्सप्रेशन लिखा हुआ है लास्ट में। तो फ्लेक्सिबिलिटी क्या है हमारी, m बाय एन इंटू वाई बाय एच, दिस इज टर्म्ड एज फ्लेक्सिबिलिटी। क्लियर है। इसमें आप n को क्या बोल सकते हो, n को बोल सकते हो चैनल इंडेक्स और m को बोल सकते हो आउटलेट इंडेक्स।
तो m क्या है, हमारी चैनल इंडेक्स है, कुछ ना कुछ पावर होगी n और m की, तो उसको इंडेक्स के नाम पे, तो एक को बोल दिया चैनल इंडेक्स, एक को बोल दिया हमने आउटलेट इंडेक्स। तो पहला पैरामीटर जो बिहेवियर या फंक्शनिंग बताता है मॉड्यूल की, उसको हम बोलते हैं फ्लेक्सिबिलिटी, कि हमारे चैनल में डिस्चार्ज के बदलने से आउटलेट के डिस्चार्ज में कितना चेंज आएगा। दिस इज टेक्निकली टर्म्ड एज फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द आउटलेट, इसको फ्लेक्सिबिलिटी बोला जाता है आउटलेट की। क्लियर है, चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, सवाल ही आ गया इसके ऊपर। The flexibility of an outlet may be defined as the ratio of rate of change of outlet discharge to the rate of change of water level in the parent channel. Outlet discharge to the water level में थोड़ी ना चेंज होता है, rate of change of discharge of the parent channel, सही बात है। parent channel discharge to the rate of change of, तो आंसर आई क्या, parent channel water level, गलत बात, तो स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। नेक्स्ट ऑफ द पैरामीटर इज व्हाट, अगला पैरामीटर जो अवेलेबल है हमारे पास, इसको बोलते हैं प्रोपोर्शनैलिटी। नेक्स्ट ऑफ द पैरामीटर विच इज अवेलेबल इज टर्म्ड एज प्रोपोर्शनैलिटी। अभी प्रोपोर्शनैलिटी क्या होती है, the outlet is proportional when the rate of change of outlet discharge is equal to rate of change of channel discharge। जिस रेट से आउटलेट में पास होने वाली डिस्चार्ज मिल रही है आपको, अगर वो बराबर हो जाए उसी रेट के जिसमें चैनल के अंदर डिस्चार्ज वेरी कर रही है, इसको हम बोल देते हैं प्रोपोर्शनल चैनल। तो प्रोपोर्शनैलिटी को हम बोल सकते हैं कि आउटलेट प्रोपोर्शनल तब होता है जब रेट ऑफ चेंज ऑफ आउटलेट डिस्चार्ज इक्वल हो जाए किसके, रेट ऑफ चेंज ऑफ चैनल डिस्चार्ज के। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक आउटलेट प्रोपोर्शनल कब होता है, एक आउटलेट प्रोपोर्शनल तब होता है जब हमारी फ्लेक्सिबिलिटी क्या हो जाए, 1 हो जाए। फ्लेक्सिबिलिटी निकाली थी आपने पीछे, m बाय एन इंटू वाई बाय एच, तो इसका मतलब क्या रिलेशनशिप आया, h बाय वाई किसके बराबर हो जाए, m बाय एन के। m क्या था हमारा, आउटलेट इंडेक्स था, n क्या थी हमारी, चैनल इंडेक्स थी। तो ये रेशियो बन जाए आउटलेट इंडेक्स और चैनल इंडेक्स का। तो ये रेशियो बन जाए किसका, आउटलेट इंडेक्स और चैनल इंडेक्स का। तो एक आउटलेट को हम प्रोपोर्शनल कब बोल देते हैं, एक आउटलेट को प्रोपोर्शनल तब बोल देते हैं जब फ्लेक्सिबिलिटी 1 हो जाए। क्लियर है, रिपीट करना है इसमें से कुछ। नोट कर लिया सबने, जल्दी नोट करो फटाफट चले।
नोटेड प्रोपोर्शनैलिटी? जल्दी कमेंट कर दो प्रोपोर्शनैलिटी के आगे बढ़े। चलो आगे बढ़ते हैं फिर। नेक्स्ट इज सेटिंग। अब ये सेटिंग क्या होती है? सेटिंग इज द रेशियो ऑफ द हेड अंडर विच आउटलेट discharges and the depth of the water in the distributary। तो ये रेशियो होता है एच और वाई का। सो द रेशियो ऑफ एच, एच क्या था? हेड अंडर विच वाटर इज फ्लोइंग थ्रू द आउटलेट, और वाई क्या है? डेप्थ ऑफ द वाटर इन द डिस्ट्रीब्यूटरी। सो इट इज द रेशियो ऑफ द डेप्थ ऑफ द सिल लेवल ऑफ द आउटलेट, डेप्थ ऑफ द सिल लेवल ऑफ द आउटलेट बिलो द फुल सप्लाई लेवल। तो फुल सप्लाई लेवल के नीचे आउटलेट की सिल कितनी है, यानी लोअर मोस्ट पॉइंट कितना है। नेक्स्ट, और जो हमारी डिस्ट्रीब्यूटरी है इसकी फुल सप्लाई डेप्थ कितनी है। तो ये जो रेशियो होती है एच बाय वाई की, दिस रेशियो ऑफ एच बाय वाई इज टर्म्ड एज व्हाट? दिस रेशियो ऑफ एच बाय वाई इज टर्म्ड एज सेटिंग। इसको हम सेटिंग बोल देते हैं। नाउ जो प्रोपोर्शनल आउटलेट होता है उसकी फ्लेक्सिबिलिटी 1 थी। जो प्रोपोर्शनल आउटलेट था उसकी फ्लेक्सिबिलिटी कितनी निकल के आई थी हमारी? 1 निकल के आई थी। तो प्रोपोर्शनल आउटलेट की हमारी फ्लेक्सिबिलिटी 1 निकल के आ गई थी। चलो ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी 1 निकल के आ गई थी, यानी एच बाय वाई किसके बराबर आ गया था? यानी एच बाय वाई किसके बराबर आ गया था? एम बाय एन के बराबर आ गया था। इसका मतलब उसकी सेटिंग किसके बराबर आ जाएगी? एम बाय एन के बराबर आ जाएगी, आउटलेट इंडेक्स बाय चैनल इंडेक्स। तो ये सेटिंग की कहानी निकल के आ गई। दिस इज स्टोरी ऑफ द सेटिंग। तो आप इस तरीके से भी समझ सकते हो। दिस ऑल्सो कैन बी अंडरस्टूड लाइक दिस। अब देखो आगे, इसके बिहाफ पे हमने क्या किया हुआ है? इसके बिहाफ पे हमने चैनल्स को या आउटलेट्स को डिफाइन भी किया हुआ है। अब कैसे डिफाइन किया हुआ है? हाइपो प्रोपोर्शनल आउटलेट। अब क्या होता है हाइपो प्रोपोर्शनल आउटलेट? An outlet is termed as hypoproportional if its flexibility is greater than unity। पीछे हमारा प्रोपोर्शनल आउटलेट था जिसकी फ्लेक्सिबिलिटी 1 थी, तो हाइपो प्रोपोर्शनल आउटलेट के लिए फ्लेक्सिबिलिटी 1 से ज़्यादा। तो फ्लेक्सिबिलिटी को 1 से ज़्यादा किया तो एच बाय वाई क्या आ गया? लेस देन एम बाय एन आ गया। तो यानी सेटिंग एम बाय एन से क्या हो गई? कम हो गई। सो एन आउटलेट इज टर्म्ड एज हाइपो प्रोपोर्शनल इफ इट्स सेटिंग इज लेस देन एम बाय एन। एम क्या थी हमारी? आउटलेट इंडेक्स थी। एन क्या थी हमारी? चैनल इंडेक्स थी। सो देयर बाय वील से इट इज सेट हायर। तो हम ये बोल देंगे कि चैनल क्या है या आउटलेट क्या है? सेट हायर है, इसको आपने ज़्यादा ऊपर सेट किया हुआ है। तो हाइपो प्रोपोर्शनल के अंदर आपने इसको ज़्यादा ऊपर सेट किया हुआ है। क्यों भैया? अगर ये 1 से कम आ गया इसका मतलब क्या हुआ? इट मीन्स व्हाट? अगर एच बाय वाई की वैल्यू एम बाय एन से कम हो गई इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब जो सिल है वो ज़्यादा ऊपर आ गई है, सिल इज कंपेरेटिवली हायर। नेक्स्ट, सब प्रोपोर्शनल आउटलेट। सब प्रोपोर्शनल आउटलेट वो आउटलेट होता है जिसकी फ्लेक्सिबिलिटी 1 से कम हो जाए। तो फ्लेक्सिबिलिटी को 1 से कम किया तो एच बाय की रेशो, एच बाय वाई की रेशो एम बाय एन से ज़्यादा निकल के आ गई। अगर एच बाय वाई की रेशो एम बाय एन से ज़्यादा निकल के आई इसका मतलब सेटिंग क्या है? एम बाय एन से ज़्यादा है। इट मीन सेटिंग इज मोर देन एम बाय एन। सेटिंग एम बाय एन से ज़्यादा है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? ये सब प्रोपोर्शनल आउटलेट इज सेट लोअर। इसकी सेटिंग क्या कर रखी है हमने? नीचे कर रखी है, तो इसको हम सब प्रोपोर्शनल आउटलेट बोल देते हैं। तो दिस इज टेक्निकली टर्म्ड एज सब प्रोपोर्शनल आउटलेट। तो पीछे हमने क्या बोला था? हाइपो प्रोपोर्शनल, ये सब प्रोपोर्शनल, और एक प्रोपोर्शनल आउटलेट पहले बता दिया आपको। प्रोपोर्शनल आउटलेट आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, तो एक रेफरेंस वहां से भी आ जाती है। नेक्स्ट ऑफ द पॉइंट ऑफ रेफरेंस इज सेंसिटिविटी। तो अगला पैरामीटर जो परफॉर्मेंस बताता है हमें मॉड्यूल की आउटलेट की, वो है सेंसिटिविटी। तो सेंसिटिविटी क्या होती है? इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्चार्ज थ्रू द आउटलेट। अगर इसको मैं डिवाइड कर दूं रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्चार्ज थ्रू दी डिस्ट्रीब्यूटरी से, उसको तो हम फ्लेक्सिबिलिटी बोल देते हैं, पर यहाँ पर क्या है? टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ वाटर लेवल इन द डिस्ट्रीब्यूटरी। डिस्चार्ज नहीं है, वाटर का लेवल है। So it is defined as the rate of change of discharge through the outlet to the rate of change of water level in the distributary. Clear है चीज? So hence for modular और rigid outlet, जो modular outlet होता है और जो rigid outlet होता है, इसकी sensitivity क्या निकल के आएगी? तो जो modular और rigid outlet बताया था, modular और rigid outlet कहाँ गया? ये रहा हमारा modular outlet या rigid outlet। तो जो modular और rigid outlet था इसकी sensitivity क्या निकल के आएगी? 0, क्योंकि इसका discharge तो वेरी नहीं करता। इसका डिस्चार्ज वेरी नहीं करता विद रिस्पेक्ट टू व्हाट? विद रिस्पेक्ट टू द डेप्थ ऑफ द वाटर इन द
distributary. So for modular and rigid outlet, sensitivity is 0 as it does not change with the level of the water in the distributary. अब पीछे हमारी फ्लेक्सिबिलिटी क्या थी? फ्लेक्सिबिलिटी थी हमारी डी क्यू बाई क्यू अपॉन डी कैपिटल क्यू बाई क्यू. ये रिलेशनशिप निकाली थी हमने. तो जब ये रिलेशनशिप निकाली थी हमने और डी कैपिटल क्यू बाई क्यू को क्या लिख दिया था? डी कैपिटल क्यू बाई क्यू को हमने कैलकुलेट किया था. क्यू कितनी थी? क्यू वॉज इक्वल टू वॉट? क्यू थी हमारी सी वाई रेस टू द पावर एन. तो कुछ कांस्टेंट लिखा था हमने सी वाई रेस टू पावर एन. सो डी क्यू बाई क्यू इज इक्वल टू सी एन वाई की पावर एन माइनस वन डी वाई अपॉन सी वाई रेस टू द पावर एन. इसका मतलब क्या निकल के आया है? कट गया एन अपॉन वाई डी वाई. तो यहाँ पुट कर दी एन डी वाई बाय वाई. तो देखो डी क्यू बाई क्यू अपॉन डी वाई बाय वाई ये हमारी सेंसिटिविटी होती है. तो फिर फ्लेक्सिबिलिटी क्या निकल के आ गई? फ्लेक्सिबिलिटी निकल के आई 1 बाय एन इंटू सेंसिटिविटी. तो ये रिलेशनशिप आ गया दोनों के अंदर. दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन द टू. तो कई बार ये रिलेशनशिप भी पूछ लेता है कि फ्लेक्सिबिलिटी और सेंसिटिविटी में रिलेशनशिप बता दो, तो वो भी बता सकते हैं. दैट कैन ऑल्सो बी डिस्कस्ड. क्लियर है? नोट कीजिए फटाफट, चले आगे. नोटेड. डन. चलो आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट ऑफ द पॉइंट ऑफ रेफरेंस. नेक्स्ट ऑफ द पॉइंट ऑफ रेफरेंस इज हमने जो आउटलेट है उनकी परफॉर्मेंस को बताने के लिए कुछ पैरामीटर डिफाइन कर रखे हैं. अब क्या है वो पैरामीटर, उसकी बात कर लेते हैं. फिर तो सवाल ही है इसके ऊपर, फिर तो खत्म आपका टॉपिक है. देन योर टॉपिक इज फिनिश्ड. ठीक है. अब क्या है ये हमारे पैरामीटर? व्हाट आर दीज पैरामीटर्स? जरा उसको समझने की कोशिश करते हैं. मिनिमम मॉड्यूलर हेड. अब ये क्या होता है मिनिमम मॉड्यूलर हेड? The minimum difference between the upstream and the downstream water level which is required to be maintained so as to enable the module to pass the design discharge is called minimum modular head. मिनिमम कितना डिफरेंस लगना पड़ेगा हमें अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम वाटर लेवल के अंदर इस तरीके से ताकि मॉड्यूल क्या कर पाए? डिजाइन डिस्चार्ज को पास करा पाए. इस मिनिमम डिफरेंस को हम क्या बोल देते हैं? मिनिमम मॉड्यूलर हेड बोल देते हैं. नेक्स्ट, एफिशिएंसी क्या होती है आउटलेट की?
The efficiency of the outlet is defined as the ratio of the head recovered to the head which is put in. कितना हेड हमने सप्लाई किया और कितने हेड पे हमें पानी मिला, इस रेशियो को हम बोलते हैं एफिशिएंसी ऑफ द आउटलेट. नेक्स्ट है ड्राउनिंग रेशियो. ड्राउनिंग रेशियो क्या होती है? इट इज द रेशियो ऑफ द डेप्थ ऑफ द वाटर लेवल ओवर द क्रेस्ट. क्रेस्ट के ऊपर कितना पानी का लेवल है ऑन द डाउनस्ट्रीम एंड द अपस्ट्रीम ऑफ द मॉड्यूल. तो मॉड्यूल के डाउनस्ट्रीम साइड और अपस्ट्रीम साइड पे जो पानी के लेवल का रेशियो है, इसको ड्राउनिंग रेशियो बोल देते हैं. दिस इज टेक्निकली टर्म्ड एज ड्राउनिंग रेशियो. तो उसको ड्राउनिंग रेशियो बोला जाता है. तो ये कुछ पैरामीटर्स है जो उसकी परफॉर्मेंस बताते हैं. These are certain parameters which indicates the performance of the module, जो मॉड्यूल की परफॉर्मेंस बता देंगे आपको. क्लियर है? नोट कर रखा उसमें. चलो अब सवाल कर लेते हैं इसके ऊपर. If the sensitivity of an irrigation module is equal to 0.5, then what percent variation in the outlet discharge? So what percent variation in the outlet discharge will be caused by 50% variation in canal water depth? So dy by y, this is given to be 0.5. ये आपको 0.5 दे रखी है. तो सेंसिटिविटी क्या होती है? रेशियो ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ आउटलेट डिस्चार्ज टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ डेप्थ इन कैनाल. तो सेंसिटिविटी दे रखी है आपको 0.5. आपको पूछा है इसने डी क्यू बाई क्यू. डी वाई बाय वाई भी क्या है? 50% है. तो कितना आ गया डी क्यू बाई क्यू? तो 0.25. 0.25 बोले तो कितना हुआ? मल्टीप्लाई कर दो 100 से, तो 25%. तो सेंसिटिविटी तो पूछी थी उसने आपसे. ये asked about the sensitivity only. क्लियर है? तो कोई बड़ा इशू नहीं है, तो मैंने आपको पीछे बता दिए थे. चलो आगे बढ़ते हैं. Which of the following outlets are semi modular type? ये भी डिस्कस किया था पीछे में. सेमी मॉड्यूलर पाइप, खन्ना मॉड्यूल, ये तो हमारा रिजिड मॉड्यूल है. एडजस्टेबल प्रोपोर्शनल मॉड्यूल, सही बात है. सबमर्ज पाइप आउटलेट, नहीं, ये हमारा पहला है. नॉन मॉड्यूलर आउटलेट है. ओपन फ्लूम आउटलेट, ओपन फ्लूम आउटलेट, सही बात है. कैनेडी गेज आउटलेट, सही बात है. सो आंसर इज ए. ये सारे के सारे सेमी मॉड्यूलर टाइप है. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू द वेयर अंडर डिस्कशन. तो विद रिस्पेक्ट टू द वेयर अंडर डिस्कशन, ठीक है भैया, क्या है? Its design corresponds to the soft sandy foundation. So its design corresponds to the soft sandy foundation. अच्छा, इसकी डिजाइन करस्पॉन्ड करती है सॉफ्ट सैंडी फाउंडेशन को, ठीक है. The difference in the wear crest and downstream river bed may not exceed 3 मीटर, ठीक है. When water passes over it, the longitudinal location of the formation of the hydraulic jump is variable. जब पानी पास करता है इस वेयर से, तो जो लॉन्गिट्यूडनल लोकेशन है, लेंथ के वाइज जो लोकेशन है हाइड्रोलिक जंप की, तो हाइड्रोलिक जंप यहाँ पर भी बन सकती है, हाइड्रोलिक जंप यहाँ पर भी बन सकती है. ये वेरिएबल होती है अलॉन्ग द लेंथ. द वेयर ऑफ दिस टाइप इज नोन एज व्हाट? अच्छा, करस्पॉन्ड टू सॉफ्ट सैंडी फाउंडेशन. देखो पहले जानकारी तो यहीं से मिल गई कि सॉफ्ट सैंडी फाउंडेशन है, वहां पे बनाओगे आप, तो मेसनरी और कंक्रीट स्लोपिंग वेयर होनी चाहिए. सो दिस इज मेसनरी एंड कंक्रीट स्लोपिंग वेयर. तो यहीं से आइडिया लगा लिया, सॉफ्ट सैंडी फाउंडेशन के ऊपर कंक्रीट का स्लोपिंग वेयर बनाओगे आप. पीछे डिस्कशन कर रखी है, ड्राई स्टोन स्लोप वेयर है, तो पीछे इसके बारे में जानकारी बता रखी है आपको. So prior to this, the discussion was being carried out. Clear है? चले आगे. लो,
क्लियर है यहाँ तक की कहानी? यहाँ तक की कहानी क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। एक सवाल ये कर लेते हैं, फिर न्यूमेरिकल लास्ट में देखेंगे। The crest of the following portion of the weir is kept at the lower level than the crest of the normal portion. Understood? ये कल की क्लास में डिस्कस हुआ था। और लास्ट क्या है? If the channel index of the irrigation, channel index, तो if the channel index of the irrigation is of an irrigation outlet, channel index of the irrigation outlet is 5/3. Channel index क्या होता है हमारा? N 5/3 of an orifice type outlet. In order to have the proportionality, क्या पूछा है? If the channel index of the irrigation outlet is 5/3, setting of an orifice type, setting पूछ रहा है, so setting of an orifice type outlet, अच्छा orifice type outlet, अब जो orifice type outlet होता है तो हम बोलेंगे for orifice, अब ये आपको पता होना चाहिए, for orifice type outlet, for orifice type outlet डिस्चार्ज होता है c स्क्वायर रूट ऑफ h, इसका मतलब m कितना हो गया? 1/2 हो गया, सो m कम्स आउट टू बी 1/2। तो ये बोल रहा है सेटिंग की वैल्यू बताओ, तो सेटिंग की वैल्यू क्या होती है? सेटिंग की वैल्यू होती है h/y विच इज इक्वल टू m/n, तो 1/2 n की वैल्यू है 5/3, सो 3/10 यानी 0.3, सो 3/10 बोले तो 0.3, तो सेटिंग की वैल्यू 0.3 आ गई हमारी। So this was being asked, तो हमारी सेटिंग आ जाएगी 0.3 के बराबर। क्लियर है? So this completes your entire topic, ये आपका टॉपिक कंप्लीट कर देता है। So बाकी मेरे ख्याल से एक लेक्चर और लगेगा, आपका पूरा इरिगेशन खत्म हो जाएगा, फिर अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। विल बी स्टार्टिंग विद द आरसीसी, अब आरसीसी की मैराथन करा दूंगा उसके बाद। चलिए, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू ऑल।